प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी व्याख्यान माला में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मोहन राकेश द्वारा लिखे नाटक लहरों के राजहंस की संवाद योजना। नाटक में संवाद बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरी रचनाओं में जैसे कहानी और उपन्यास में तो लेखक को ये स्वतंत्रता होती है कि वह यथा अवसर स्वयं अपनी बात को कह सकता है, लेकिन नाटक में जो भी स्थितियां प्रकट करनी होती हैं वो संवादों के माध्यम से ही संभव हो पाती हैं। नाटककार के पास कोई ऐसा स्पेस नहीं होता कि वह अपनी बात को अपने नाटक के माध्यम से जो वातावरण की सर्जना होती है उसमें वह स्वयं कोई बात कहते हैं। सब घटनाएं, सब स्थितियां, सभी प्रकार की जो कथा वस्तु से संबंधित बातें होती हैं या पात्रों का जो चित्रण भी होता है वो सब संवाद के माध्यम से ही संभव होता है। नाटककार को कथा की टूटी कड़ियों को जोड़ने, कथानक का विकास करने, पात्रों के चरित्रों का उद्घाटन करने, अपने उद्देश्य को अभिव्यक्त करने आदि तथ्यों के लिए मात्र संवादों का ही सहारा लेना पड़ता है। इसी दृष्टि से कथोपकथन या संवाद नाटक की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। यहाँ हम लहरों के राजहंस की संवादों की समीक्षा या उसके ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं। कथा वस्तु के उद्घाटन में संवाद बहुत सहायक होते हैं। लहरों के राजहंस में नाटक में मोहन राकेश ने ऐसे संवादों की योजना की है जो कथा वस्तु का उद्घाटन एवं विकास करने में सहायक हैं। पात्रों के माध्यम से उन्होंने संवादों को गति प्रदान की है। नाटक के पात्र श्वेतांग और श्यामगा के कथोपकथन द्रष्टव्य हैं जिनमें तथ्य पर प्रकाश पड़ता है। वस्तु स्थिति स्पष्ट होती है कि सुंदरी कामोत्सव का आयोजन करने जा रही है। एक स्थान पर श्वेतांग कहते हैं श्यामांग से कि तुम्हारे हाथों कभी नहीं सुलझेगा, लाओ मुझे दो, मैं सुलझा देता हूँ। अग्निकाष्ठ उसे देख करके तुम दीपक जलाओ, जाकर पतियां सुलझाने लगता है। श्यामांग अग्निकाष्ठ हाथ में लिए उसे काम करते देखता रहता है। श्यामांग कहते, देखो श्वेतांग, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। श्वेतांग, तुमसे कोई भी बात समझने को कहा किसने? जल्दी से दीपक जलाओ, देवी सुंदरी अभी इधर आने वाली है। आकर देखेंगी कि दीपक नहीं जले तो बिगड़ उठेगी। वर्षों के बाद आज उन्होंने कामोत्सव का आयोजन किया। तो संवादों के माध्यम से हमें पता चलता है कि किस प्रकार से सुंदरी कामोत्सव का आयोजन करने जा रही है और वो बहुत ही नितांत महत्वपूर्ण प्रसंग है नाटक का। तो इस तरह से जो कथोपकथन है अर्थात संवाद है, कथा में एक गति प्रदान करते हैं या कथा वस्तु को स्पष्ट करने के लिए बहुत ही जरूरी हैं। और कुछ ऐसे संवाद भी होते हैं जो केवल सूचना देकर रंगमंच पर संक्षेप में जिनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इस संदर्भ में जब हम देखते हैं तो कथानक में बहुत सी ऐसी घटनाएं और दृश्य होते हैं जिन्हें रंगमंच पर दिखाया नहीं जा सकता तथा विस्तार से बचने की दृष्टि से उनकी संक्षेप में सूचना दे दी जाती है। लहरों के राजहंस में ऐसे कई प्रसंग हैं जिनकी पात्रों के संवाद द्वारा सूचना देकर उद्देश्य की सिद्धि दिखाई देती है या की गई है। कुछ उदाहरण यहाँ हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं वो देखिए कि सुंदरी कहती है, आपका मन इतना कच्चा है ये मैं नहीं जानती थी। वह अभी भी श्रृंगार कोष्ठ तक पहुंच भी नहीं पाती कि बाईं ओर के द्वार से अलका घबराई हुई सी आती। जैसे एक तरह का ही स्वकथन है। जैसे ही वो कहती है तो यहाँ अलका प्रवेश करती है। अलका कहती है देवी, और फिर रुक जाती है और कहती कुमार। सुंदरी सहसा रुकर, क्या बात है अलका, क्या हुआ? श्यामांग ठीक तो है ना? अलका हाँफती हुई कहती है,
वह अभी सो रहा होगा। मैं आपसे आपसे एक और बात कहने आई थी। सुंदर श्रृंगार कोष्ठ की ओर बढ़ती हुई, जो कि आज के संदर्भ में जिसको हम ड्रेसिंग टेबल कह सकते हैं। ऐसी कोई बात है तो इसी समय कहनी आवश्यक थी? प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। अलका कहती है, हाँ देवी, अभी अभी मैं बाहर से आ रही थी तो देखा कि आंगन के द्वार पर एक भिक्षा मूर्ति भिक्षा लेने के लिए खड़ी है। 2 बार उसने भिक्षा की याचना की, फिर सहसा लौट पड़ी। तभी मैंने उसे आलोक में देखा कि वे स्वयं गौतम बुद्ध हैं। मैं उसी समय सूचना देने के लिए यहाँ चली आई। इस प्रकार से मंच पर दृश्य को दिखाए बिना पात्रों के संवादों से सूचना देकर घटनाओं को उपस्थित करने का कौशल महान राकेश ने लहरों के राजहंस में दिखाया है। कि यहाँ केवल सूचनाओं के माध्यम से कि किस किस तरह की कहाँ क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, मात्र सूचना संवाद के माध्यम से होती हैं। तो एक जैसे तीसरे पॉइंट में, तीसरी विशेषता में संवादों की देखें तो जो मानव का द्वंद्व है, वो चाहे आंतरिक द्वंद्व हो चाहे बाह्य द्वंद्व हो, वो किस प्रकार से संवादों के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। अंतर्बाह्य द्वंद्व को किस तरह से महान राकेश ने अपने नाटक लहरों के राजहंस में विव्यक्त किया है, उसके संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। तो नाटककारों को अपने चरित्रों के आंतरिक एवं बाह्य गुणों और उनके अंतर्द्वंद को संवादों के माध्यम से ही प्रस्तुत करना पड़ता है। किसी भी चरित्र को उजागर करने के लिए, किसी भी पात्र की विशेषता को उजागर करने के लिए, किसी भी पात्र के अंतर्द्वंद को, अंतर्मन को उजागर करने के लिए मात्र संवाद ही नाटक में सहारा होते हैं। उन्हें अपने पात्रों के कार्यकलापों एवं कथोपकथनों से ही ये जो अंतर्द्वंद है मन का उपस्थित करना पड़ता है। लहरों के राजहंस नाटक का आरंभ ही श्यामांग और श्वेतांग के ऐसे संवाद से अर्थात कथोपकथन से होता है, जिसमें श्यामांग की चिंतन की प्रवृत्ति का और श्वेतांग की कर्मठ प्रवृत्ति का उद्घाटन होता है। जैसे प्रारंभ में श्वेतांग कार्य में व्यस्त रहते हुए कहता है, तुम्हारी उलझन अभी समाप्त नहीं हुई। श्यामांग कहते, पत्तियों को तोड़ने सुलझाने में व्यस्त रहते हुए मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है। श्वेतांग, मुझसे ईर्ष्या होती है? क्यों? श्यामांग कहते, देखो न, एक के बाद एक दीपक जलता जाता है, न कुछ उलझता है और न बिखरता है। तो दोनों का जो मन स्थिति है, दोनों की जो अंतर्द्वंद की स्थिति है, वो इन हल्के हल्के संवादों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। इस प्रकार के जो संवाद हैं, वो सुंदरी, नंद, अनेक जो पात्र हैं नाटक के, उनके अंतर्द्वंद को अभिव्यक्त करते हैं। संवादों की एक बात विशेषता मानी जाती है, जिसमें जो सरल हैं, संक्षिप्त हैं और जिनका प्रभाव बना रहता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद माने जाते हैं। इस दृष्टि से हम मोहन राकेश के लहरों के राजहंस को देखते हैं तो हम पाते हैं कि यदि संवाद लंबे होते हैं तो उनमें नाटकीयता की क्षति भी होती है। प्रभावमयता से उनमें बहाव भी बना रहता है। सरलता इसलिए आवश्यक है जिससे दर्शक, पाठक एवं श्रोता उन्हें बिना किसी रुकावट के समझ सकें, और सामान्य व्यक्ति की समझ में भी सरल जो संवाद हैं वो आसानी से आ जाने चाहिए, ताकि नाटक के मर्म को समझ सकें। मोहन राकेश इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण संवादों की सृजना करते हैं। लहरों के राजहंस हो चाहे उनका लहरों का राजहंस हो, आधे अधूरे हो, आषाढ़ का एक दिन, जो उन्होंने 3 नाटक लिखे हैं। लहरों के राजहंस की जब बात करते हैं तो सुंदरी एक जगह नंद के पास आकर के कहती है, मुझे सचमुच खेद है। नंद, किस बात के लिए? सुंदरी, रात के अपने व्यवहार के लिए। नंद, तुम व्यर्थी मन में खेद ला रही हो, तुम उस समय विक्षुब्ध थी। मैं तुम्हारी मनस्थिति में होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जितने सरल, जितने संक्षिप्त, जितने प्रभाव में होने चाहिए संवाद, उस दृष्टि से लहरों के राजहंस की ये संवाद बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दूसरा, एक बहुत खास विशेषता ये मानी जाती है कि जो भी नाटक में संवाद आते हैं वो अनुकूल होने चाहिए।
पात्रानुकूल होनी चाहिए, उनमें नाटकीयता और व्यंग्यात्मकता होती है। ये भी हम लहरों के राजहंस में देख पाते हैं। संवादों में इन गुणों का होना नितांत आवश्यक है। क्या? पात्रानुकूलता, नाटकीयता एवं व्यंग्यात्मकता, ये नाटक को सफल बनाते हैं। जब पात्रों के कथनों में व्यंग्य होता है तो वह श्रोताओं को और अधिक चमत्कृत और प्रभावित करता है। व्यंग्यात्मक जो संवाद होते हैं बहुत प्रभावित करते हैं। लहरों के राजहंस में ऐसे कथनों का भी अभाव नहीं है। अलका और श्यामांग के संवादों को हम यहाँ देखते हैं। अलका एक जगह कहती है श्यामांग से, तुम सच क्यों नहीं कह देते कि अनजाने में तुमसे अपराध हो गया है। अपराध के लिए तुम क्षमा मांग तो लो। श्यामांग कहता है, छाया को टालना अपराध था क्या? मैं नहीं जानता अपराध था तो उसके लिए मतलब क्षमा मांगी जाए। तो यहाँ छोटे छोटे संवादों के माध्यम से और जो पात्रों के अनुकूल है, जो उनका चरित्र चित्रण करने में सक्षम होते हैं, उनमें नाटकीयता भी होती है। कहीं प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, कहीं स्पेस को छोड़ देते हैं, खाली स्थान छोड़ देते हैं और पाठक उसका अंदाजा लगा करके चमत्कृत हो जाता है कि वो कहना क्या चाहता है। एक बहुत महत्वपूर्ण संवाद माना जाता है स्वकथन संवाद जो होता है। स्वगत कथन जिसको कहा जाता है कि कई बार नाटकों में देखते हैं कि स्वयं ही जैसे व्यक्ति बड़बड़ाता है और बहुत ही गहरी और अंतर्मन की बात को अभिव्यक्त कर देता है। ये भी नाटकों के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण संवादों के में आते हैं। स्वगत कथनों की योजना को आजकल तो अच्छा नहीं माना जाता, जिसका मूल कारण अस्वाभाविकता को बचाना है। लहरों के राजहंस में संक्षिप्त और लंबे दोनों प्रकार के स्वगत कथनों की योजना है। सुंदरी का स्वगत कथन द्रष्टव्य है। वो एक जगह कहती है, वहां अपने आप से ही, वहां वह सोना कमलतार, यहाँ कक्ष का ये सोनापन, लगता है आज घर अपना नहीं रहा। इसी प्रकार नंद को छोड़कर चले जाने पर सुंदरी स्वगत कथन के रूप में कहती है, इतना ही तो समझ पाते हैं ये लोग, बस इतना ही इनकी समझ में आता है, इससे अधिक कभी भी समझ नहीं पाए, ये कभी नहीं समझ पाएंगे। इस तरह से स्वगत कथनों में सुंदरी लहरों के राजहंस में काफी जगह अभिव्यक्त करती हैं। इस तरह से हम जब सारांश रूप में देखते हैं तो मोहन राकेश के नाटकों की जो संवाद योजना में वे एक सिद्धस्त नाटककार के रूप में प्रसिद्ध माने जाते हैं। लहरों के राजहंस नाटक के संवाद भी संगठित, प्रयोजनशील, क्रियात्मक, गतिशील, संक्षिप्त प्रश्नावली, काव्यश्री से समन्वित दिखाई देते हैं, समृद्ध दिखाई देते हैं। संवादों की दृष्टि से नाटक एक सफल नाटक माना जा सकता है, जिसमें संवादों की जो योजना है बहुत ही सुसंगठित योजना मोहन राकेश की मानी जाती है। यूँ तो जब हम देखते हैं मोहन राकेश के जो नाटक के इतिहास के ऊपर, नाटक साहित्य पे जब दृष्टिपात करते हैं तो उनका सबसे पहला जो नाटक है वो आषाढ़ का एक दिन कालिदास की घटना को लेकर के है। कालिदास जो उसमें मुख्य पात्र हैं। दूसरा जो नाटक है लहरों के राजहंस, और तीसरा उनका बहुत प्रसिद्ध जो नाटक माना जाता है आधे अधूरे। उन्होंने 3 ही नाटक लिखे और तीनों ही नाटकों के माध्यम से वो नाटकों के जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण और एक जैसे हिंदी साहित्य के तो सम्राट नाटककार के रूप में चर्चित हैं। तो यहाँ जो नाटकों में क्योंकि संवाद महत्वपूर्ण होता है और ऐसे में मोहन राकेश ने बहुत ही सुंदर, सुघड़ और नाटकों की संवादों की जितनी भी विशेषताएं होती हैं उनको समाहित करते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण नाटकों की सृजना की है। लहरों के राजहंस के में भी जो संवाद योजना है उनकी उच्च कोटि की संवाद योजना है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए एक सफल संवाद योजना इस नाटक की मानी जा सकती है। आज इतना ही, आगे हम इस नाटक के ऊपर और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।